Hello students, welcome to my channel English Guru Dheeraj Namgiwal. Students, today I will tell summary of the chapter The Red Trap, written by Selma Lagerlof from class 12th. Students, if you watching my video for first time, so please subscribe my channel and don't forget press the bell icon so that you can get notification whenever I upload a video. आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 12th का जो फ्लेमिंग बुक है उसका चैप्टर है द रेड ट्रैप, जिसे लिखा है सेल्मा लेजरलोफ ने। शी वॉज बोर्न 20 नवंबर 1858। शी वॉज a Swedish author and teacher. She was the first woman to win the Nobel Prize in Literature. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम है द रेड ट्रैप। आप समझ सकते हैं कि एक चूहेदानी बनाने वाले एक व्यक्ति की है कि किस तरीके से वह भीख मांगता है, चूहेदानी बेचता है, चोरी करता है और किस तरीके से एक मोमेंट ऐसा था उसकी लाइफ के अंदर कि वो उसकी लाइफ को पूरी को बदल देता है और किस तरीके से वह जो चोरी करना, भीख मांगना सब कुछ छोड़ देता है और अपनी मेहनत से कमाना वो शुरू कर देता है। तो हम बात करते हैं इस चैप्टर की समरी की। ये कहानी शुरू होती है कि एक समय एक व्यक्ति जो था वो तार की बनी हुई चूहे पकड़ने की छोटी चूहेदानियाँ बेचता था और घूमता था। वह इन्हें खुद बनाता था, लेकिन वो जो उसका जो बिजनेस था, जो उसका धंधा था, जिसका काम था, उसके लिए ठीक नहीं था। वह खुद को जीवित रखने के लिए उसको भीख भी मांगना पड़ता था तथा छोटी छोटी चोरी उसे करनी पड़ती थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, गाल धंसे हुए थे, आंखों में कह सकते हैं कि भूख सी दिख सकती थी। उसका जीवन एक उदास से भरपूर था, उसका कोई साथी भी नहीं था। एक दिन उसे विचार आया कि पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ये लोग जो धन है, जो लोग हैं, वो धन एवं खुशी से भोजन तथा घर, गर्मी तथा वस्त्र भेंट करके इस प्रकार चुपका डालते से चूहेदानी में पनीर तथा सुअर मांस डालते। इस तरीके से इस चैप्टर में इसने इस संसार की तुलना किससे की है? एक चूहेदानी से की है। जो ही कोई व्यक्ति प्रलोभित होकर इस ललचाने वाले को चारे को छुएगा, वह चूहेदानी बंद हो जाएगा और तब प्रत्येक बात समाप्त हो जाएगी। बात करते हैं एक शाम की। वह एक शाम को धीरे धीरे मतलब एक जा रहा था तो उसे एक सड़क के पास में एक छोटा सा उसने एक झोंपड़ी उसने देखा। उसने रात में वहाँ पर रहने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उसने नॉक किया। उसमें से एक वृद्ध, एक ओल्ड मैन उसमें रहता था। उसकी पत्नी अथवा उसका कोई बच्चा उसका नहीं था। वह सिर्फ अकेला व्यक्ति उस झोंपड़ी में रहता था। अकेलेपन में किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर जिससे कि वह बात कर सके, वह बहुत खुश था कि आज मेरे घर पे कोई आया है, शायद मैं इससे पूरी नाइट बातें करूंगा, अपने मन की बात कहूंगा, इसके मन की बात सुनूंगा। उसने रात के अल्पाहार के लिए उसे हलवा और धूम्रपान की पाइप के लिए तंबाकू से दिया। फिर उसने अपनी पुरानी ताश की गड्डी निकाली और सोने का समय होने तक अपने अतिथि के साथ उसने जो खेलता ताश थे वो ताश को खेलता रहा। अपने लाइफ के बारे में और वह उसको बता रहा था। उसने भूमि पर काम किया था, वह शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकता था। उसकी गाय उसे सहारा देती थी। वह बताता था कि किस तरीके से वह अपने पास एक गाय रखता था। वह शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकता, वह गाय रखता था और गाय मक्खन बनाने के कारखाने के लिए प्रतिदिन दूध देती थी। उसने अजनबी को बताया कि पिछले महीने से उसे भुगतान में पूरे 30 करोड़ से प्राप्त हुए हैं। तो उसने बताया कि मैं सेल करता हूँ महीने का किसी कारखाने पे और महीने के 30 करोनर मेरे पास आ जाते हैं। महीने के 30 जो करोनर है मेरे पास आ जाते हैं और 3 मुड़े 10 करोनर के नोट दिखाता है जो उसने चमड़े के बैग में, एक खिड़की के पास में एक कील थी, वहाँ उस चमड़े के बैग में उसने टाँक रखे थे। मतलब उसने उस नशे के अंदर, क्योंकि उसको ताश खेल रहा था और धूम्रपान पी रहा था, उसने खुद को होश में से क्या बता रहा हूँ, वो उसे अपनी पॉलिसी बताने लगा। उसको कहने लगा कि मैं जो इस गाय के दूध को बेचकर जो मेरे महीने के मेरे 30 करोनर आते हैं, वो 30 करोनर में भी कुछ दिन पहले मैं दूध बेच के आऊँ, मेरे पास 30 करोनर आते हैं। और इस सामने चमड़े के बैग है, उस बैग के अंदर दिखाता, देखो मेरे पास 10 करोनर के, उसको 10 करोनर से दिखाता है, 30 करोनर उसके पास में थे, उसको बताया था। अगले दिन दोनों व्यक्ति उठते हैं। वो व्यक्ति है वह अपनी गाय को दूध निकालने की उसको जल्दी थी। दूसरा व्यक्ति भी बिस्तर में नहीं, जब दूसरा व्यक्ति जो था वह बिस्तर में नहीं पड़ा रहना चाहता था। वे एक साथ झोपड़ी छोड़कर चले गए।
जो लैंडलॉर्ड था, जो जिसका कह सकते हैं कि झोंपड़ी में जो रहने वाला जो किसान था, जो ओल्ड मैन था, उसने दरवाजे पर ताला लगाया तथा चाबी अपनी जेब में रख के चला गया। चूहेदानी वाला अपने मेज़बान, जो उसको वो व्यक्ति आया था, उसको अलविदा, चूहेदानी वाला व्यक्ति जो वहाँ आया था उसको अलविदा कह के, थैंक्स कह के उसको वहाँ से वो भी चला गया। एक इस रास्ते, दूसरा उस रास्ते, अपने अपने रास्ते वो चले गए। आधे घंटे के बाद चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति लौट कर आया। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा, जहाँ पर वो रह रहा था उसने उस खिड़की का शीशा उसने तोड़ दिया और अपना हाथ उसने अंदर डाला और अंदर डाल के उसने उस बटुए को लपक लिया। उसमें से उसने धन निकाला और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने अत्यंत सावधानी से चमड़े के बटुए के अंदर से वापिस उसको लटका दिया और दूर चला गया, किसको एहसास ना हो कि मैंने आया था चोरी करने। उसे अपनी चुस्ती पर बड़ी प्रसन्नता हुई, इसको महसूस की, देखो मैंने कितना अच्छा काम कर लिया। वो सार्वजनिक जो रोड, मतलब जो कह सकते हैं रोड पर वो जा रहा था, आगे चलने का साहस नहीं करना चाहिए, अतः उसने जंगल का मार्ग उसने पकड़ लिया कि आप तो वो पकड़ ले। एक विशाल भ्रमित करने वाला वन में वो चला गया। उसने महसूस किया कि वह वन में एक ही भाग में चक्कर काटे जा रहा था। उसने सोचा कि वह शिकार में फंसने वाले जो चारे द्वारा मूर्ख बनने दिया उसे पकड़ा गया। सारा वन उसे कारगर प्रतीत होने लगा, इससे वह कभी बचकर नहीं निकल पाएगा। दिसंबर के कई दिन बीत चुके थे। अंधेरे ने खतरे तथा उसकी उदासी और निराशा को बढ़ा दिया था। वह भूमि पर धंस गया क्योंकि वह बिल्कुल थक गया था। सभी उसे हथौड़ों की चोट की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसने अपनी सारी शक्ति जो उसके अंदर थी उसको उसने एकत्रित किया, खड़ा हुआ, लड़खड़ाता हुआ ध्वनि दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर पर वो चलता है, जाने पर देखता है कि उसे इतने सारे शोर के कारण एक मतलब कह सकते हैं कि लोहा पिघलाने वाले, एक लोहे को घड़ने वाली जो भट्टी होती है जहाँ पर लोहार मिस्त्री एक काम करता है, वो वहाँ पर बैठ गया। लोहारों ने लापरवाही तथा उदासीनता से इस बिन बुलाए आने वाले व्यक्ति को, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, गंदे फटे उसके कपड़े थे, उसकी छाती पर चूहेदानी का एक गुच्छा लटक रहा था, चूहेदानी और उसका गुच्छा लटक रहा था। उसने सोचा कि कोई फेरी वाला होगा। उसने ठहरने के लिए आगे मांगी। बिना कोई शब्द कहे लोहार मिस्त्री ने सिर हिलाकर उसको सहमति दे दी। तभी लोहे का स्वामी, जो रैम्स, जो आयरन मिल का जो मालिक था, वो कारखाने के लोहार खाने में निरीक्षण हेतु अपने रात्रि के दौर पर आ पहुंचा। लोहे के कारखाने के स्वामी ने देखा कि गंदे फटे वस्त्रों में कोई व्यक्ति भीड़ में इतना समीप चला गया था कि उसे गीले चित्रों से भाप उठ रही थी। वह चलता हुआ उसके समीप पहुंच, कह सकते हैं उसको इतना सर्दी में इतना काँप रहा था कि इतनी चिंगारियां उसको असर नहीं कर रही थी। फिर उसने उसको टॉप, जिसको चौड़ा मुड़ने वाला किनारा था, खींचा ताकि उसके चेहरे को अधिक अच्छे ढंग से देख सके। उसने उसे नील्स ऑल पुकारा तथा आश्चर्य व्यक्त किया कि वह कैसा दिखता था। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने रैम्स, जो कि लोहे के कारखाने के स्वामी को पहले कभी नहीं देखा था तथा नहीं जानता था कि उसका नाम क्या है। उसने सोचा कि शायद लोहे का स्वामी अपने पुराने परिचित को एक दो करोड़ फेंक दे, अतः उसने नहीं बताया कि वह गलती पर था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने कहा कि उसे रेजिमेंट से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। फिर उसने, मतलब वो जो व्यक्ति था उसको पहचान नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि शायद ये वही व्यक्ति है जो व्यक्ति उसके कारखाने से, मतलब कह सकते हैं कि उसके साथ जो काम करता था, उसका फ्रेंड था, उसको एक अजनबी। फिर उसने कहा कि तुम मेरे घर चलो। जो आवारा व्यक्ति था सहमत नहीं, और उसे 30 करोड़ के विषय में सोचा कहीं मैं चला गया, कहीं मेरे 30 करोड़ के बारे में पता लग गया तो उसको। लोहे का कारखाने स्वामी था, उसने मान लिया कि वह दयनीय वस्त्रों के कारण परेशानी महसूस कर रहा है। उसने सोचा कि हो सकता है ये सोच रहा हो कि मैं कैसे कपड़े पहन रखा हूँ, मैं कैसे साथ जाऊँगा। तो हम कह सकते हैं कि उसने अजीब सा उसने फील किया। उसने कहा कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ है, उसका देहांत हो चुका है, उसका पुत्र विदेश में है और जो उसके साथ केवल उसकी बेटी ही रहती है। उसने अजनबी को अपने साथ क्रिसमस जो पर्व आने वाला 25 का आता है, दिसंबर का आता है, उसको कहा कि आप मेरे साथ चलो, उसको इन्विटेशन देता है। अजनबी ने 3 बार नहीं कहा। लोहे के कारखाने के स्वामी ने, जो उस रात उसके साथ रुकना अधिक पसंद करता था, वह स्वयं अपने आप में हंसा और चला गया कि यार अजीब आदमी, इसको कह रहा हूँ चल नहीं रहा। आधे घंटे के बाद में कोई घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है।
लोहे के कारखाने के स्वामी की बेटी वहाँ आती है, मतलब जो लोहे के कारखाने का स्वामी था उसकी बेटी वहाँ आती है, घोड़े पर बैठ के आती है। इसके पीछे एक सेवक भी था जो बड़ा नम्र रेशो वाला ऊनी कोट उठाए हुए था। उसने अपना परिचय बताया कि मैं एडला विलमैनसन के रूप में दिया। उसने देखा कि वह व्यक्ति डरा हुआ था। उसने सोचा कि या तो उसने कुछ चुराया है अथवा वह जेल से बच के निकला है, किंतु उसने यकीन दिलाया कि उसे उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से लेके जाने की अनुमति है जैसे वह आया था, कि उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि उसको लग रहा है कि शायद वो क्यों उससे डर रहा है। तो वो कहता है कि क्रिसमस के शाम एक दिन, मतलब कहते एक दिन पहले की बात बताती है उसको। उसे कहती है कि जो तुम ये रोए का जो ऊनी का जो कोट है इसको तुम अपने ऊपर डालो। वो जो महिला थी उसकी जो बेटी थी उसने घोड़ा गाड़ी में बैठने को कहा, लेकिन रास्ते में फेरी वाले विक्रेता ने सोचा उसने उस व्यक्ति का धन क्यों लिया। वह पिंजरे चौधानी में बैठ गया। वह पिंजरे चौधानी में बैठ गया तथा कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। अगले ही दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। लोहे के कारखाने का स्वामी भोजन कक्ष नाश्ते में लेकर उसने रेजिमेंट के अपने पुराने साथी के विषय में सोचा, जिससे अचानक बिना किसी आशा के वह मिला था। अब भी उसको देखो दोस्त मान रहा है वो, किसको पता नहीं था कि ये कौन था। उसने संतुष्ट महसूस किया तथा उसे भली प्रकार से भोजन कराने तथा कुछ सम्मानजनक काम देने की वह सोचता है। उसकी बेटी ने कहा कि पिछली रात उसने उसमें कोई एक ऐसी बात नहीं देखी जो दर्शाई कि वह शिक्षक व्यक्ति है। मतलब उसकी ने कहा कि पापा मुझे लगता नहीं है कि वो व्यक्ति के एजुकेटेड पर्सन है, मैंने रात को देखा, मुझे लगा नहीं होगी। लोहे के कारखाने के स्वामी ने उसे धैर्य रखने को कहा, समझाया कि स्वच्छता होने तथा वस्त्र पहन, उसको नहाने दो, उसको सेविंग करने दो, उसको अच्छे कपड़े पहनने दो। घुमक्कड़ के आचरण से हो सकता है कि वो तुम्हें ना लगे। तभी अजनबी ने अच्छे दिखने वाला सूट, सफ़ेद कमीज, मार्ड लगा हुआ कॉलर वाला सफ़ेद जूते पहनकर उसने अंदर आता है। यद्यपि वो भली बात ही साफ सुथरा था, अच्छे वस्त्र पहन रखे थे, फिर भी लोहे के कारखाने का स्वामी अब भी खुश नहीं हुआ। इसने इस तथ्य को समझा कि पिछली रात उससे गलती हुई। वो खुश क्यों नहीं था? क्योंकि उसने समझा था कि यह उसका दोस्त है, लेकिन ये व्यक्ति उसका दोस्त नहीं था। अजनबी ने दूसरे का स्थान लेकर छल करने का कोई प्रयास भी नहीं किया था। कोई अजनबी ने थोड़ी कहा था कि मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन वो तो जबरदस्ती उसको लेके आया था। उसने स्पष्ट किया कि उसका कोई दोस्त नहीं है। उसने वह एक निर्धन व्यापारी होने के अतिरिक्त कोई और बहाना उसने ढोंग नहीं किया। तो उसने लोहे के स्वामी को लोहार खाने में रुकने की आज्ञा देने को कहा। वो अपने कपड़े पहन के जाने को तैयार था। उसने कहा कि आपको ऐसा लगा तो ठीक है, मैं अपने कपड़े पहन कर जा रहा हूँ, मैं जो कारखाना है वहाँ मैं रुक जाऊँगा। तो लोहे के कारखाने के स्वामी ने सोचा कि वह व्यक्ति कितना उस व्यक्ति में ईमानदारी नहीं थी, फिर भी वो कितना साफ बोल रहा है। उसको लगा आवारा भटकने वाले भिखारी ने तब लोहे के स्वामी को बताया कि पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जो सारी अच्छी वस्तुएं उसे पेश कर रहा है। पनीर की ऊपरी परत, सूअर के मांस के टुकड़े डालने से, क्योंकि ऐसा एक गरीब व्यक्ति को कष्ट में डालने के लिए लगाया गया था, संभवतः उसे जेल में बंद कर दिया गया। उसने लोहे के कारखाने के स्वामी को चेतावनी देता है कि एक दिन देख लेना कि वह भी पिंजरे में पकड़ा जाएगा। लोहे के कारखाने का स्वामी हंसने लगा। उसने शरीफ को सूचना भेजने का विचार किया। उससे आवारा भिखारी को जाने को कहा। द्वार खोल दिया गया तथा उसकी पुत्री ने प्रवेश किया तथा उसने पिता से पूछा कि क्या कर रहा था। उस प्रातः वह अत्यंत प्रसन्न थी। वह उस अभागे के लिए घर जैसी चीज़ें बनाना चाहती थी, अतः वह घूमने वाले जो आवारा व्यक्ति थी उसके पक्ष में वह बोलती, वह चाहती थी कि वह व्यक्ति यहाँ पर रहे, क्योंकि वो मानती थी क्रिसमस डे पर हमारे पास जो व्यक्ति आया है हो सकता है कि ये गॉड गिफ्ट हो, भाई भगवान ने हमारे पास इसकी सेवा करने के लिए भेजा है। युवा लड़की थी, उसने खाना खिलाया। वो सुबह भी नाश्ता करता है, फिर सो जाता है, फिर खाना खाता है, फिर सो जाता है। यही चलता रहा। अगले दिन वो उसकी बेटी और उसके जो पिताजी हैं वो चर्च में पूजा के लिए जाते हैं। 10 बजे के लगभग घोड़ा गाड़ी में चले जाते हैं। लड़की बेटी हुई थी और गिरजाघर में से पता लगता है कि लोहे के कारखाने के पुराने भूस्वामी को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लूट लिया गया था जो चूहेदानी बेचता फिरता था। वो उसने लूट लिया। लोहे के स्वामी को भय था कि उसने अलमारी से चांदी के कई चम्मच चुरा लिए होंगे, क्योंकि उसको डाउट हो गया कि व्यक्ति तो हमारे पास है, जिस पास जिस तरह के वो पहन रखा था वहाँ पर हमारे जो चांदी के चम्मच भी हैं। और उसने तुरंत समझ गया और वह तुरंत उसने चीख लगाई और उसने एक छोटी सी, लेकिन उसने देखा कि वो जो व्यक्ति था वह एक चूहेदानी एक गिफ्ट में उसके नौकर को दे जाता है। उसमें एक चिट्ठी लिख जाता है और 30 करोड़ उसमें रख जाता है। वह जाता है और
जो अपने वहाँ जाके मालूम करता है कि वह चूहेदानी बेचने वाला कहाँ गया, तो पता लगता है कि चूहेदानी बेचने वाला चला गया और आपके लिए ये चिट्ठी छोड़कर और आपके लिए चूहेदानी छोड़कर वो गया। बहुत स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी के अंदर मैं एक बार शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता देता हूँ। कहानी इसमें क्या होता है कि चूहेदानी बेचने वाला होता है यह, और चूहेदानी बेचा करता था और कह सकते हैं कि भीख मांगता था, ठीक है, और कूड़ा कचरा इकट्ठा करता था, बेचता था। एक दिन वह किसी झोपड़ी में चला गया, वहाँ रहा। 30 करोड़ उसने वहाँ से चुराए। एक लोहे के कारखाने में गया, लोहे के कारखाने में जाके वहाँ देखता है तो उसको लोहे कारखाने का जो मालिक है उसको नहीं, उस लगता है कि चल मेरा फ्रेंड है, उसकी वो उसको अपने घर लेके जाने लग कहता है, लेकिन उसके घर नहीं जाता है। उसकी बेटी उसे लेने आती है, उसकी बेटी के साथ वो चला जाता है। फिर जब उसको अगले दिन उसको नहला दिया जाता है, उसकी सेविंग कर जाती है, जब पता लगता है कि तो मेरा फ्रेंड नहीं है, फिर उसको कहता है कि शायद हो सकता है वो गलती हो, ठीक है मैं वापस चला जाता हूँ मैं। लेकिन उसको वहीं उसकी बेटी को सोचती है कि हो सकता है कि ये गॉड गिफ्ट हो, इसकी सेवा करने में मौका मिला हो, उसको वहीं रोक लेती है। वो सुबह शाम अच्छा खाना खाता है, दिन भर सोता है, अच्छा खाता सोता है। तो अगले दिन जब वो गिरजाघर में पूजा करने जाती है तब उसे पता लगता है कि एक काम करने वाले एक व्यक्ति के 30 करोड़ एक चूहेदानी बेचने वाला चुरा के ले गया। तो उसको डाउट होता है कि वो चूहेदानी बेचने वाला अपने घर तो नहीं, कहीं वो अपने जो अलमारी के अंदर जो चांदी के जो चम्मच वगैरह हैं वो मिला ना लग जाए। तुरंत वो भगते हैं, आते हैं घर के बाहर। जो उसका जो नौकर से कहते हैं कि वो कहाँ है, कि साहब वो तो अंदर सो रहा है, अंदर सो रहा गया, थोड़ी सर तो गया कि क्या था उसके पास। उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसके पास में सिर्फ उसकी जो चूहेदानी थी वो थी, और ये एक चूहेदानी और ये कुछ रुपये और ये चिट्ठी इसमें देखी गया है। तो उस चिट्ठी में उसको थैंक्स कहता है कि किस तरीके से उसने उसका जो उसका जीवन था किस तरीके से उसको चेंज किया है। स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बनता है कि किस तरीके से वो उसकी लाइफ को चेंज करता है और इसके अंदर उसकी अपनी एक ज़िंदगी की तुलना एक रेट रैप से क्यों करता है, चूहेदानी से क्यों करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।